लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से पूरा श्वास बाहर, श्वास लेते हुए ओम सेंटिंग स्टार्ट करेंगे। इन्हें ओम, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा पे लेके आएंगे, दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करेंगे, दोनों आंखों पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर प्यारी सी स्माइल के साथ आईज ओपन करेंगे। हरिओम मैम, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। एक बार बता दीजिए मेरी आवाज सही आ रही है और आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है लेक्चर मेथड। हमने पढ़ लिया है टीम टीचिंग, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल और केस स्टडी। इतना हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, असाइनमेंट्स और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। बाकी जो ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट और केस स्टडी है ये हमने पहले वाले में पढ़ लिए हैं। तो कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम ये 5 पढ़ेंगे, कल के लिए जो बचेंगे ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। कल मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, तो आज थोड़ा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आज पढ़ाऊंगी, ठीक है? आज तक जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े फिर। यस मैम। मैम एक बार ब्रेन स्ट्रोमिंग बता दीजिए, वो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है जी, बताते हैं। हाँ जी, देखो इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धिशीलता, ब्रेनस्टॉर्मिंग को, ठीक है? मतलब इसमें ऐसा होता है कि हम कोई भी टॉपिक दे देते हैं सभी बच्चों को, और उनको जो जो उसके बारे में इमीडिएट थॉट्स आते हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, वो उनको बतानी होती है, ठीक है? तो इसके मतलब बहुत सारे राउंड्स होते हैं कि अलग अलग जितने भी बच्चे हैं सभी अपने अपने थॉट्स बताते हैं किसी टॉपिक पर जो उनको दिया होता है। फिर उसके बाद उनकी लिस्ट बनानी होती है, और जो उनमें से बेस्ट आइडियाज होते हैं उनको हमें अलग करना होता है। तो इसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? ये फिर से एक बार समझाऊं? जैसे रीजनिंग बोल सकते हैं क्या इसको? रीजनिंग के लिए जो चीजें होती हैं, मतलब किस उद्देश्य से इसको, मतलब ये हम करते हैं कि टीचिंग में इसका मेथड इस ये वाला ये बेसिकली होता है टॉपिक क्या बच्चों की रहता है इसका? हाँ। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि बच्चे खुद से भी सोचे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से टीचर पे ही डिपेंड रहे बच्चे, अगर खुद से भी नए नए उनको आइडियाज आते हैं तो उनकी मतलब क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक? मैम मैं बताऊं? हाँ जी, बता दीजिए। इसको एक ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई सेमिनार है या कोई क्लास है, तो टीचर कुछ 10-15 नाम बता देगी। जैसे सपोज कोई फ्रीडम फाइटर्स के कुछ 10-15 नाम बता देंगे वो, और उसके बाद फिर सारे स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि मैंने जो भी नाम बताए हैं आप उनको सीक्वेंस से लिखिए, और आपको कितना रिकॉल हो पाता है उस टाइम और कितना सीक्वेंस से हो पाता है। तो इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है बेसिकली।
एग्जाम्पल ठीक था? एग्जाम्पल हाँ तो ठीक था। ओके ठीक है मैम। एक्चुअली यही मुझे समझना था कि इसमें क्या मतलब क्या मतलब स्ट्रोमिंग क्या मतलब किस उससे ये किया जाता है जिससे उनकी वो अच्छा। थॉट बढ़े, क्या है आपने लिखा था ना, हाँ, विचारों वो को रिकॉल, डिटेक्ट। जैसे कि हम भी कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो अगर हमसे तुरंत कोई चीज पूछा जाता है तो हम शायद उतने जल्दी तुरंत उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक सिंपल एग्जांपल यही है कि जैसे हमने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई, आप अगर मैंने आपसे फिर तुरंत पूछा कि आप बताइए कि आपको जितना भी आपने अभी सुना उनमें से आपको कितना कुछ याद रह पाया अभी, तो एक तरह से ये रिकॉल जितना करेंगे वो मेमोरी डेवलपमेंट के लिए ही होता है। ये जो आजकल इंस्टेंट वैदिक मैथ्स चल रहा है इसी बेस पे है क्या, वो वैदिक मैथ्स और वो वैदिक वैदिक मैथ्स तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। और एक और है मैम ना कि मैम ऐसा तो शायद मुझे लगता नहीं मैम। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो हो जाता है जैसे कि बच्चों को आपने है ना इंग्लिश के कुछ सेंटेंस सिखाए हैं और बोला है कि बेटा अपने मन से कुछ भी है ना, कुछ भी करके आप है ना अपने मन से मेरे को 10 सेंटेंस बना के है ना, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। तो बच्चे है ना कुछ भी है ना इधर से हिंदी वर्ड पकड़ेंगे, इंग्लिश वर्ड पकड़ेंगे, सारे मिला मिलू के कुछ सेंटेंस बना के लाएंगे, तो वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसे तो मैम ये मेरे को नहीं लगता है जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली ये एक रिकॉल नहीं सेमिनार होता। अटेंड, नहीं क्योंकि नहीं, मैम इसके रिकॉल अंदर नहीं एक होगा। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ नए आइडियाज को लाया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। जो चीज पढ़ी है उसी को दोबारा से बता देना वो तो नहीं होगा, इसमें कुछ अपने मन से ला देना, कुछ चार पांच चीजों को मिलाकर कुछ नया बना देना, ऐसे करके कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, स्कूल में जैसा सीखा है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली आप हाँ सही जी, कह रहे इसमें हैं, नहीं आप सही इसमें कह रहे हैं कि डिबेट्स भी आइडिया और आती है। थॉट्स लाना, लेकिन एक्चुअली मैंने एक बार ये सेमिनार एक था वो मैंने अटेंड किया था और उसका सेमिनार का नाम ही था ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उसमें सेम यही चीज हुई थी जो मैंने आपको अभी बताई। दैट कुड बी द पार्ट ऑफ इट, बट वो एग्जैक्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ वही एक पार्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये है, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है हम एक टॉपिक दे देते हैं एंड देन थिंक अबाउट इट, डू समथिंग। जैसे कि हम कहते हैं कि पेंटिंग करने के लिए अगर हम बच्चों को कहते हैं ना आप कुछ पेंट कीजिए, तो एक होता है कि आपने ये ड्रॉ करना है, आपने मिकी माउस ड्रॉ करना है, सामने है आपके, ये सामने दिया हुआ है। बट व्हेन आई से ड्रॉ समथिंग ऑन लाइक ऑन दिवाली, तो आप अपने दिमाग से क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या लेकर आ सकते हो। कोई कहानी जड़ेगा, कोई श्लोक लिखेगा, उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाएगा, कोई रंगोली बनाएगा, कोई कोई किसी भी तरीके से उसको कैसे कैसे डिपिक्ट करता है व्हाट इज दिवाली। ऐसे टॉपिक के ऊपर वो किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है कि सब कैसे कैसे अपने आइडियाज लेकर आ रहे हैं। एक तो ये चीज हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरी चीज एक ये होती है जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं कि ये ना हमने आपको कुछ प्रॉप्स दे दिए हैं, आप इससे कुछ एंटरटेन करके दिखाइए हमें। ये कुछ भी प्रॉप्स पड़े हुए हैं, यहाँ हैट पड़ी है, यहाँ बॉल पड़ी है, यहाँ स्टूल्स हैं, तो जो भी आपको दिखता है, कलर बॉल्स हैं, आप कुछ भी कीजिए, आप हमें एंटरटेन कीजिए। तो वो जो क्रिएटिव तरीके से बच्चा हमें एंटरटेन करता है, ये ये भी एक पार्ट होता है। आप कोई एक ऐसा आर्टिकल या कोई एक ऐसी आइटम या कोई एक ऐसा काम दो बच्चों को जिससे वो एक नए तरीके से करने का अपना अपना नजरिया दिखाए या सोचे कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ओके अच्छा ये कुछ एक नया तरीका है करने का। जब तक अब तुम बच्चों को समझा रहे होते हैं तब बच्चा सिर्फ हाँ हाँ करता है। जब तक बच्चा उसे खुद एक्ट नहीं करता ना, प्रैक्टिकली करता नहीं है ना, तब तक उसका दिमाग नहीं चलता। उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें ऐसा होगा में कि हमको बच्चों एक्सटेम्पर होता था ना कि जैसे अचानक कोई टॉपिक दे दो और आप उस पे बोलिए, यही रहेगा हाँ जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। डिबेट टाइप का जो होता था स्कूल में कभी कभी कि अच्छा बताइए आप क्या सोचते हैं ये कौन से प्रधानमंत्री ने क्या किया, जस्ट गिविंग एग्जांपल, या इस चीज पे ये ऐसे हुआ या वैसा हुआ। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जब हम देते हैं तो बच्चा एकदम से जागरूक हो जाता है उस वक्त कि अच्छा क्या था, कैसे बोलूं, किस तरह से बोलूं, ये इन्फॉर्मेशन थी, वो गैदर करके वो पूरा करता है। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे बच्चों को उस चीज में इन्वॉल्व करते हुए, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगी यहाँ पर। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी बाहर निकालना होता है। जैसे फैशन डिजाइनर्स को होता है ना, कहते हैं आप ये सामान दे दिए, आप कुछ भी क्रिएट कीजिए, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर बेस्ट एग्जांपल आप समझना चाहो तो। हम्म, देखो ओके ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसा ही होता है कि जो बच्चों को, जैसे संध्या जी ने बताया कि कोई भी एकदम से टॉपिक दे दिया, पहले वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है या पहले उनको बताया नहीं है, तो ठीक है, तो उनको एकदम से टॉपिक दे दिया तो उनके दिमाग में जो जो थॉट्स आ रहे हैं इमीडिएटली
उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे कि एकदम से वो कितना सोच पा रहे, कितना क्रिएटिव सोच पा रहे हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हमने केस स्टडी तक पढ़ लिया था, है ना, लास्ट क्लास में? यस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रोल प्लेइंग, यानी भूमिका निभाना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। रोल प्ले एक्सरसाइज गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू अज्यूम द रोल ऑफ पर्सन और एक्ट आउट ऑफ अ गिवन सिचुएशन, यानी भूमिका निभाने वाले अभ्यास छात्रों को किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने या किसी स्थिति पर अभिनय करने का अवसर देते हैं। इसमें यही होता है, ये बहुत इजी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूल टाइम पे कोई ड्रामा हमें करना होता था, तो मान लो किसी को झांसी की रानी का किरदार निभाना है, तो बाकी सैनिकों का किरदार निभा रहे, तो ये सारा रोल प्लेइंग में आ जाएगा। ये तो हो गया इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें। तो बाकी कई बार जैसे होता है कि मान लो हम नेचर पे बना रहे हैं, कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बच्चे पेड़ बने होते हैं, कुछ कुछ चीजें बने होते हैं, तो ये सारा रोल प्लेइंग में आ जाता है। ठीक, दीज रोल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय, किसी का माइक ऑन है शायद, ऑफ कर लीजिए। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन पेयर्स और इन ग्रुप्स विच कैन प्ले आउट अ मोर कॉम्प्लेक्स सिनारियो। किसी का माइक ऑन है क्या? मुझे शोर आ रहा है। हाँ जी, नीचा मैम जी का। आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी, तो हम देख रहे थे रोल प्लेइंग। इसमें जैसे मैंने कहा कि हमें जैसे कोई किरदार दिया जाता है, मान लो इतिहास के कोई राजा या रानी हुए हैं, उनके बारे में अगर हमें प्ले करना है तो वो भी रोल प्लेइंग में आ जाएगा। या फिर बाकी जैसे चीजें हो गई, हमें मान लो बच्चों को जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, कुछ बच्चों को पेड़ बना देते हैं, अलग अलग चीजें बना देते हैं, तो वो सारा रोल प्लेइंग में आ जाता है कि बच्चे किसी और चीज का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, दीज रोल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन पेयर्स और इन ग्रुप्स विच कैन प्ले आउट अ मोर कॉम्प्लेक्स सिनारियो, यानी ये भूमिकाएं व्यक्तिगत छात्रों द्वारा जोड़ियों में या समूहों में निभाई जा सकती है, जो अधिक जटिल परिदृश्य को निभा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई रूल है कि अकेले ही कोई रोल प्ले करेगा या ग्रुप्स में करेंगे, नहीं, ये कैसे भी हो सकता है। मतलब अकेला व्यक्ति भी अगर कोई होगा, अकेला छात्र, वो भी कर सकता है। जोड़ियां हो सकती है, मान लो दो दो की जोड़ियां हमने बना दी किसी रोल को दिखाने के लिए, या फिर अगर ग्रुप में भी कर सकते हैं इसको। मतलब तो इसका ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि ये चीज एक ही करेगा या ग्रुप्स में ही होगी, नहीं, अकेले भी हो सकता है, जोड़ियों में भी कर सकते हैं और ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है? यस जी मैम। मैम। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो देखते हैं सबसे पहले इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं रोल प्लेइंग के। ठीक, मोटिवेट एंड एंगेज स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को प्रेरित और संलग्न करता है। सबसे पहले तो प्रेरित करेगा कि आप आगे बढ़ो खुद से, मतलब जैसे जो उनको दिया जाएगा उसमें वो आगे बढ़े और उस चीज में पार्टिसिपेट करे रोल प्ले में। ठीक, और उसके बाद उसमें उनको एंगेज किए रखता है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज से बोर होंगे, नहीं, उसमें वो एंगेज रहते हैं पूरी तरह से। ठीक, ये इसका एक फायदा हो गया। फिर है प्रोवाइड रियल वर्ल्ड सिनारियोज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, यानी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रदान करता है। मान लो कुछ चीजें हमने पढ़ी है, कोई हमने स्टोरी पढ़ी है, तो अगर बच्चों को और अच्छे तरीके से हमें समझाना है तो हम उसका एक कह सकते हैं कि उनको रोल प्लेइंग करवा सकते हैं, जिससे बच्चे जो पहले कोई चीज हुई थी, जो हमने कहानी पढ़ी थी, उसको अपनी आंखों के सामने जब देखेंगे तो वो उनको रियल जैसा लगेगा, कि जैसा पहले हुआ था वैसा लगेगा। तो मतलब हम उनको कह सकते हैं कि एक वास्तविक दुनिया का परिदृश्य प्रदान कर सकते हैं उस रोल प्लेइंग से। ठीक, अगला है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीयर्स, यानी साथियों के आलोचनात्मक अवलोकन के अवसर प्रदान करता है। मतलब कि जो बाकी वहां पे
कह सकते हैं उनके साथी होंगे, वो अपने जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेजेस रोल प्लेइंग के। अब देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसके लिए काफी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब मान लो हम पुराने जमाने में किसी मान लीजिए हमें गुरुकुल का दृश्य दिखाना है बच्चों को, ठीक, तो उसके लिए हमें बहुत सारे संसाधन लगेंगे। उस समय का जैसे सामान होता था, जैसी जैसे वस्त्र पहनते थे या जो सारी चीजें होती थी वो सारी लगेगी, तो ये हमें काफी मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक, अगला है इन लार्जर क्लासेस रोल प्लेइंग कैन नॉट बी डन इफेक्टिवली बिकॉज नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन टू पार्टिसिपेट। मतलब कि बड़ी कक्षाओं में भूमिका निभाना प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी छात्रों के पास भाग लेने का विकल्प नहीं होता है। मान लो एक कक्षा में हमारे 50 से 60 बच्चे हैं, तो उसको हम उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम रोल प्लेइंग करवा रहे हैं तो उसमें मान लो 20 या 25 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों को उसमें मौका नहीं मिलेगा, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है? जी मैम। ठीक है, आगे देखते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशंस एंड देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशन। मतलब सिमुलेशन का अर्थ ऐसी स्थितियां बनाना जो वास्तविक स्थितियों के समान हो, ठीक है, और फिर उन परिस्थितियों के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मतलब अब इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल में बच्चों को ऐसे भी करवाया जाता है कि अगर यहाँ पे भूकंप आ जाता है, भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए उनको सिमुलेशन कह सकते हैं कि सिमुलेशन करवाया जाता है। उनको वास्तविक स्थिति जैसा वहाँ पे माहौल दिया जाएगा स्कूल में, और उनको उस टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर मान लो सच में ही भूकंप आता है तो आपको किस तरह से उस टाइम सावधानी बरतनी है। इसे हम सिमुलेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है इसमें, द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स टेक्स प्लेस इन कंडीशंस दैट आर कॉल्ड सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस। मतलब पायलटों और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण उन परिस्थितियों में होता है जिन्हें वास्तविक उड़ान स्थितियों के समान कहा जाता है। इसमें हमने लिया है जब पायलट्स या एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग होती है, तो मतलब उनको वैसी ही सिचुएशन या वैसी ही कंडीशंस में ट्रेनिंग करवाई जाती है जो उनको लगता है कि एक्चुअल फ्लाइट जैसी है, ताकि जब वो एक्चुअल फ्लाइट में जाएं तो उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो अपना कि ऐसा ऐसा होता है, उनके लिए वो सब नया ना हो। इस चीज के लिए हम सिमुलेशन का उपयोग करते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है? जी यस मैम। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले है, इट अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक एक्यूरेट एजम्पशन, यानी यह विद्यार्थियों को सटीक अनुमान लगाने की अनुमति देता है। अब हमने मान लो बच्चों को, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे ही समझ लो कि भूकंप पे हमने बताया, तो उनको कहीं ना कहीं अनुमान लगेगा कि उनके लिए वो चीज नहीं होगी कि एकदम से कहीं भूकंप आ गया और उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। तो अगर हम उनको सिमुलेशन के जरिए बताएंगे कि ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उनके लिए वो चीज नहीं नई नहीं होगी। ठीक है, उनको पता होगा कि ये ऐसा हमें बताया गया था, तो हमें ऐसा ऐसा करना है अपनी सेफ्टी के लिए या जो हमारे साथी है उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक, रियल लाइफ सिचुएशन कैन हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड सिमुलेशन इज अ गुड वे टू सेफली एंड इफेक्टिवली टीच दीज आउटकम्स। यानी जो कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन स्थितियों में असीमित संख्या में विकल्प हो सकते हैं, और सिमुलेशन इन परिणामों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से सिखाने का एक अच्छा तरीका है। मतलब सिमुलेशन हम इन्हीं चीजों के लिए करवाते हैं जो अ, असल में होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करवा दिया, अपने मन से कुछ आया और वो करवा दिया, नहीं। जो वास्तविक चीजें होती हैं उनके बारे में ही हमें सीखना होता है और इसके परिणामों के बारे में हमें पता होता है। उस टाइम क्या क्या हमें करना चाहिए उस चीज के बारे में पता होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी जगह पे आग लग जाती है तो हमें कैसे कैसे सावधानियां बरतनी है, कैसे लोगों को बचाना है, वो भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब जो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती है या कुछ हमें नया करना है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल वैसा ही परिस्थितियां दी जाती है जैसा असल में होने वाला होता है। ठीक है, ये हो गए इसके फायदे। फिर देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है। No matter how accurate the learning simulation is, there is always some scope for error and doubt. यानी सीखने का अनुकरण कितना भी सटीक क्यों ना हो, त्रुटि और संदेह की कुछ गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।
मतलब वो तो ठीक है, हमने उनको बता दिया सिमुलेशन के ज़रिए कि देखो ऐसा-ऐसा हो सकता है, पर कहीं न कहीं जो हमारी वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं वो उससे बहुत अलग हो सकती हैं। उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जो सिमुलेशन के समय उनको नहीं पता हो या नहीं बताया गया हो, उसमें कुछ एरर रह गया हो, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है कि कहीं कुछ नया एकदम से हो जाए, तो वो उनके लिए घातक हो सकता है, ठीक है? अगला है द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सिमुलेशन इज़ मेंटेनेंस एंड अपडेट्स कैन बी कॉस्टली, यानी सिमुलेशन का उपयोग करने का सबसे बड़ा दोष रखरखाव है और अपडेट महँगा हो सकता है। मतलब जितनी सारी भी चीज़ें हम सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, या अगर कुछ नई चीज़ें उसमें अपडेट हुई है, कुछ नया हुआ है, तो फिर उस चीज़ के लिए भी काफ़ी पैसे लग सकते हैं, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। ये वाला क्लियर है? जी मैम। ठीक है। जी मैम। हाँ जी, आगे देखते हैं डेमोंस्ट्रेशन, यानी हिंदी में हम जिसे प्रदर्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन डेमोंस्ट्रेशन मेथड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरिड इन अ सिस्टमैटिक वे, मतलब प्रदर्शन विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन coupled with a live display of using apparatus for presenting important facts and ideas। मतलब हिंदी में देखते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्यों तथा विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपकरण का उपयोग करने के जीवंत प्रदर्शन के साथ मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल टाइम पे हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे। मान लो हमारा कुछ केमिस्ट्री या फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो उसमें दोनों ही चीजें साथ में होती थी। पहला तो कि मुँह से बोल के मतलब उनको बताया जा रहा है कि ये हमें करना है, ये इसके स्टेप्स है, इस चीज़ को करने के, ठीक? दूसरा उनको आँखों के सामने करके भी दिखाया जाता है कि देखो, ये हमने अब इसकी थ्योरी पढ़ ली कि इसमें ये है, तो इसको अब आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। तो इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा समझ आता था। ये वाला हो गया क्लियर, डेमोंस्ट्रेशन वाला? जी मैम। यस। ठीक है। अभी देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या-क्या है डेमोंस्ट्रेशन के। तो सबसे पहले है, इट हेल्प्स अ स्टूडेंट इन हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब यह छात्र को विषय की गहरी समझ रखने में मदद करता है। कि एक तो हो गया, हमने अगर हम इसका एग्जांपल ऐसे लेके मान लो कोई स्पोर्ट है, ठीक है? बैडमिंटन ले लीजिए, तो एक तो उसने पढ़ा है कि उसमें ऐसे-ऐसे होता है, ठीक? तो अगर वो चीज़ वो प्रैक्टिकली कर रहा है, तो उससे उसको ज़्यादा समझ आएगा, या कोई उसके सामने खेल रहा है, उसको बता रहा है कि देखो ऐसे-ऐसे होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है। तो इससे बच्चों की जो कह सकते हैं कि उनकी समझ बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है किसी भी विषय के प्रति, ठीक? अगला है, इट हेल्प स्टूडेंट रिमेन एक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी यह छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहने में मदद करता है। अब अगर कोई भी हम करवा रहे हैं प्रैक्टिकल बच्चों को क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे, बिल्कुल पैसिव रहेंगे कि नहीं, कुछ बच्चों को नींद आ रही है, कुछ का ध्यान ही नहीं है, कुछ का मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चे उसमें सक्रिय रहते हैं, वो देख रहे होते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या करवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है इसकी कि बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है? अगला देखते हैं, इट अकाउंट्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी यह चिंतनशील सोच के सिद्धांतों का वर्णन करता है, ठीक है? फिर है, इट हेल्प्स इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी एमंग स्टूडेंट्स, मतलब यह छात्रों में खोज की भावना जगाने में भी मदद करता है कि हम नई नई चीज़ों को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ में कुछ नयापन किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है? इट इम्पार्ट्स मैक्सिमम लर्निंग टू स्टूडेंट्स, मतलब यह छात्रों को अधिकतम शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जो चीज़ें हमने देख के सीखी है, कोई हमारे सामने प्रैक्टिकल करा या हम खुद कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आती है और बहुत ज़्यादा समय तक याद रहती है। बजाय उसके कि हमने बस रट्टा मारा है, या बस उसकी थ्योरी देखी है, तो हमें बस वो ये है कि ये होता है, प्रैक्टिकली हमने ना कभी देखा है, ना खुद से कभी किया है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, उसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि बच्चे इसमें बिल्कुल मैक्सिमम लर्निंग उनकी होती है।
डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक। फिर है इट हेल्प्स टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर टॉपिक्स अमंग स्टूडेंट्स, यानी यह छात्रों के बीच विषयों के प्रति रुचि पैदा करने में मदद करता है। कि अगर जितने भी बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि इस मेथड से वो बोर हो जाएंगे या उनका मन नहीं रहेगा, या कुछ भी सब्जेक्ट होगा उसमें मन नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, नहीं। इसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि नहीं, हमें भी ये करना है, हमें भी ये सीखना है, और हमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है। ठीक है, एडवांटेजेस क्लियर है सभी को? जी मैम। हाँ जी, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। Students cannot benefit with direct and personal experiences as teacher carry out the demonstration। मतलब कि जब शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तो छात्र प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकते। देखो, ये कैसे होगा कि मान लो अगर टीचर ही करके बता रहे हैं बच्चों को कुछ भी, तो ऐसा है कि वो खुद से नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका एक ड्रॉबैक है कि बस टीचर कर रहे हैं, उनको खुद से करने का अवसर नहीं मिल रहा है उस चीज को, है ना। फिर है इट कैन बी कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स कॉस्टली मटेरियल। मतलब ये महंगा हो सकता है क्योंकि इसके लिए महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है। मतलब जो जो चीजें आ रही है हमें, कुछ भी, या जो जो स्कूल में उपलब्ध है वो सारी महंगी पड़ सकती है। अगर हमें नए से तरीके से कुछ सिखाना है तो वो चीजें अगर हमें लानी पड़े तो वो बहुत कॉस्टली हो सकती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए, ठीक। अगला है इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, यानी यह एक समय लेने वाली विधि हो सकती है। कि देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे उनको पता होगा, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे जो हम करते थे वहां पे लैब में, कि मान लो हमें कुछ सॉल्यूशन बनाया है कुछ भी, जिसका हमें रिजल्ट अगले दिन देखना होता था, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग से बहुत समय लगता है कि आज हम कुछ कर रहे हैं, उसको हमने छोड़ा है 24 घंटे के लिए, अगले 24 घंटे बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या और कैसा इसका रिजल्ट आया है। तो इसमें बहुत समय लग सकता है, इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस टीचर टू कैरी आउट द डेमोन्स्ट्रेशन, यानी प्रदर्शन को संपन्न कराने के लिए अनुभव शिक्षकों की कमी हो सकती है। कि अगर एक तो हो गया कि एक कोई एक एक्सपीरियंस टीचर है, उनको पता है, तो उनके लिए वो चीज़ इजी है, और बच्चों को समझने के लिए भी इजी है क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस है बहुत टाइम का, कि वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से करवाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर किसी टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये उसकी एक लिमिटेशन है कि उनको कराने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या उनको पहले खुद सीखना होगा कि बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से करा पाए जो उनको समझ भी आए। ऐसा नहीं है वो बच्चों के सामने ही पहली बार कर रही हो और उनसे कुछ गलती हो जाए तो इसका एक कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चों के सीखने पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक है कि जो अनुभवी शिक्षक होते हैं उनकी कमी हो सकती है इस मेथड के लिए, है ना। अगला है ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, यानी केवल कुछ ही लोगों को प्रायोगिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे सिलेबस में कोई एक बताया गया है कि देखो ये प्रैक्टिकल में ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही उसको करते हैं, ये सभी को मौका मिल पाता है, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। बहुत कम हो सकता है कि अगर कम बच्चे हैं क्लास में तो सबको करने का मौका मिले। मतलब ऐसा हो सकता है या तो टीचर खुद करेंगे या कुछ दो चार बच्चों को बुला लेंगे उनसे करवाएंगे, तो ये किसका नुकसान है कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। ये वाली स्लाइड क्लियर है? जी मैम। ठीक है जी। आगे देखते हैं असाइनमेंट्स, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं हम कार्य। एन असाइनमेंट इज अ पीस ऑफ एकेडमिक वर्क और टास्क। मतलब असाइनमेंट शैक्षणिक कार्य या कार्य का एक भाग है। मतलब असाइनमेंट्स तो आप सभी को पता होगा, स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में जो जो टीचर हम सब बच्चों को देते थे उसके मार्क्स जुड़ते थे, फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता था, सबका अपना अपना सिस्टम होता है, ठीक है। उसको हम असाइनमेंट्स कहते हैं जो बच्चों को करने के लिए दिया जाता है ना। फिर है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट दे हैव अचीव्ड द लर्निंग गोल्स, यानी यह छात्रों को सीखने, अभ्यास करने और प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है कि उन्होंने सीखने के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। मतलब अगर हम बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे हैं, अलग अलग टॉपिक दे रहे हैं सबको असाइनमेंट्स के लिए, तुम इस पे करके लाओ, और किसी दूसरे को दूसरा दे दिया, अलग अलग दे दिया सभी को, ठीक है।
तो इससे बच्चे सीखते हैं कि जो उनको दिया है पहले तो वो उसके बारे में जानते हैं, तो उस चीज के बारे में वो बहुत सीखते हैं, उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसको उसके बाद में प्रदर्शित कर सकते हैं टीचर के सामने, क्लास के सामने, कि देखो जो आपने हमें दिया था हमने उसमें इतना किया है या इतना हमें समझ आया है। ठीक है। फिर है असाइनमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी टॉपिक ऑफ any type of topic, but the nature of assignment should be such that the students do not merely copy from the books। मतलब असाइनमेंट किसी भी प्रकार के विषय के लिए तैयार किया जा सकता है, लेकिन असाइनमेंट की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि छात्र केवल किताबों से नकल ना करे। हाँ जी, इसमें यही है कि मतलब हम ऐसा ना दे दे जो बिल्कुल पूरा का पूरा बुक्स में उनको मिल जाए, कि सारा उधर से ही छाप के लेके आ जाए वो स्कूल में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी खुद की सोचने की क्षमता तो विकसित ही नहीं हुई ना। उन्होंने तो पूरा कॉपी कर लिया, ना उन्होंने उस चीज के लिए दिमाग लगाया, ना उस चीज के बारे में रिसर्च की, ना कहीं और से जानकारी प्राप्त की, मतलब खुद से उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, ना वो लाइब्रेरी से बुक्स में देखा, ना उन्होंने कुछ कह सकते हैं कि इंटरनेट पे देखा कि क्या क्या होता है, मतलब खुद से नहीं करते वो मेहनत। तो ऐसा टॉपिक उनको दिया जाना चाहिए कि जो वो पूरा का पूरा कहीं से कॉपी करके ना ले पाए, कहीं ना कहीं उनकी खुद की सोच भी विकसित हो असाइनमेंट करने में। तो ये वाला क्लियर है सभी को? यस मैम। जी मैम। ठीक है जी। फिर देखते हैं इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। सबसे पहले इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं बच्चों के लिए। इट हेल्प स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी यह छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करता है। मतलब अगर जो जो दिया है सभी को, हमने असाइनमेंट्स दे दिए सारे बच्चों को, तो इस चीज पे वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उनके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि देखो मैंने ये बताया है तो तुम यही करो, नहीं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस चीज पर काम करते हैं। ठीक है। फिर है इट हेल्प्स sharpen the students comprehension, analytical and problem solving abilities। मतलब यह छात्रों की समझ, विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने की क्षमताओं को तेज करने में मदद करता है। मतलब जो भी बच्चों की समझ है, बच्चों की थिंकिंग, कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं हम, कि उस चीज को बढ़ाने में मदद करता है। एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, जो जो ये सारी चीजें हैं, ये सब असाइनमेंट से बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उनको दे दी उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, या टॉपिक पर अपने क्या क्रिएटिविटी वो कर सकते हैं, इस तरह से ये सारी जो स्किल्स है वो उनकी बढ़ती है असाइनमेंट के माध्यम से। ठीक है। फिर है इट हेल्प्स इन द इनकलकेशन ऑफ क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स, यानी यह छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करता है। ठीक है। फिर है इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। स्टूडेंट्स में होगा, ये मेन नहीं होगा, मे कॉपी ईच अदर्स मटेरियल अनलेस द असाइनमेंट्स आर केयरफुली प्लान। मतलब अगर असाइनमेंट की सावधानी पूर्वक योजना ना बनाई गई हो तो छात्र मुख्य रूप से एक दूसरे की सामग्री की नकल कर सकते हैं। कि अगर हमने, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में, ठीक है, 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर हमने अच्छे से प्लानिंग नहीं की है तो क्या पता कुछ कुछ बच्चे ऐसा करे कि एक दूसरे की ही असाइनमेंट कॉपी करके लेके आए। तो ये ऐसा होगा कि इसमें जो कॉपी करके लेके आएंगे उनकी थिंकिंग पावर नहीं बढ़ेगी, उन्होंने क्योंकि कॉपी किया, अपना दिमाग नहीं चलाया उसमें, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। अब बताइए ये वाला ओके है सभी को? यस जी मैम। मैम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी क्रमादेशित निर्देश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स थ्रू अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड स्टेप्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज। मतलब एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर समझाती हूँ। क्रमादेशित अनुदेश संबंधित गतिविधियों के साथ नियंत्रित चरणों के क्रमबद्ध अनुक्रम के माध्यम से छात्रों के सामने नए विषय वस्तु प्रस्तुत करने की एक विधि है। देखो ये पता क्या होता है कि मान लो हमने कोई टॉपिक दे दिया बच्चों को,
ये होता है सारा, ये इसको फोन पे कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको टीचर ऐसा नहीं है कि खुद से बोल के करेगा, है ना, तभी इसका नाम है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई नया टॉपिक है, अगर हमें वो बच्चों को कराना है, तो पहले हम एक, मान लो कोई पहला पेज ओपन हुआ, हमने उस पे गए, है ना, तो पहला पेज ओपन हुआ, उस पे टॉपिक का सब कुछ आ गया, इंट्रोडक्शन वगैरह जो जो चीजें उसमें होती है, तो बच्चों ने वो पढ़ा तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर वो बच्चा वो क्वेश्चन सही करता है, फिर उसका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो वो अगले लेवल तक जाएगा, ठीक है, फिर उसका लेवल बढ़ गया तो उसको कुछ नया मिल गया करने को। लेकिन अगर वो चीजें उसकी गलत हो रही है, उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो वो उसका उसको उसमें एरर आ जाएगा कि देखो आपने ये गलत किया है, लेकिन उसके साथ उसका रीजन भी आएगा कि किस वजह से ये गलत हुआ है। तो तो फिर बच्चों को इस चीज में पता चलेगा कि कहाँ गलती की है, फिर वो दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से क्वेश्चन आएंगे, दोबारा से उनको सॉल्व करेंगे, वो सब उनके ठीक हो गए, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक, अभी देखते हैं इसमें और क्या होता है। Students work through the programmed material at their own speed independently and access their ऑन कॉम्प्रिहेंशन आफ्टर ईच स्टेप थ्रू एग्जाम क्वेश्चंस। यानी छात्र स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम की गई सामग्री पर अपनी गति से काम करते हैं और परीक्षा प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक चरण के बाद अपनी समझ का आकलन करते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो हमने हमने देखना है, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं, तो ठीक है, तो शुरू में हम जो पहला होगा उसमें इंट्रोडक्शन दे देंगे, उस इंट्रोडक्शन के बाद उसमें जितनी भी चीजें थी उसके हम क्वेश्चंस दे देंगे, तो वो अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो आप आगे बढ़ जाओगे। मान लो अगला टॉपिक होगा हमारा मेथड्स ऑफ सॉरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है अगला, ठीक है, तो उस पे चले जाओगे, फिर वो आप पढ़ोगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हो। लेकिन अगर आपका पहला ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कि आपका नहीं हुआ, तो फिर वो चीज आप दोबारा से पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन उसका टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर दोबारा से अलग से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, फिर अगर आपका वो क्लियर होता है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो मतलब ये एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी चीज को सीखने का, कि एक थोड़ा सा टॉपिक के बाद हमें पता चला, उसके क्वेश्चंस आ गए, हमने किए, तो मतलब हम पास हो गए, हम अगले लेवल पे चले गए, हमें अगला टॉपिक मिल गया फिर पढ़ने को, ठीक। पर अगर नहीं हुए तो हमें रीजन भी मिल गया हमारा किस वजह से गलत हुआ है, और उस चीज को दोबारा पढ़ने का मौका मिल गया कि हमें उसमें सुधार करना है। अब बताओ ये क्लियर है ये वाला? जी यस मैम। मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। This ensures active participation of the learner and it can be used for any subject। मतलब यह शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और इसका उपयोग किसी भी विषय के लिए किया जा सकता है। क्योंकि एक तो होता है, अगर उदाहरण हम ले लेक्चर मेथड का जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो उसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को खुद से कुछ करना है, या खुद से जैसा इसमें आ रहा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में कि खुद से पढ़ना है, तो उनका दिमाग लगता है उसमें कि खुद से पढ़ना है, हमें कोई हमें पढ़ाएगा नहीं। क्योंकि जैसा लेक्चर मेथड में होता था कि टीचर आते हैं, लेक्चर्स देते हैं और चले जाते हैं, तो उसमें वो पैसिव होते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, क्योंकि खुद से उन्हें पढ़ना है, फिर उस चीज का उनका एक एग्जाम भी होगा कि वो कितना सीख पाए हैं या कितना समझ पाए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, ठीक। फिर है feedback is provided to wrong answers so that learners is able to develop mastery over the content। मतलब गलत उत्तरों पर फीडबैक प्रदान किया जाता है ताकि शिक्षार्थी सामग्री पर महारत हासिल कर सके। देखो जैसा मैंने पहले बता दिया कि अगर मान लो गलत हो रहा है किसी का, तो उसका हमें फीडबैक मिलता है कि ये क्यों गलत हुआ है, उसका एक रीजन होता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, उस चीज का फीडबैक अगर ना मिले तो वो भी नुकसान है ना, कि हमें पता नहीं चला कि क्यों गलत है जी। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सही किया था, क्या पता हमें सही लग रहा हो उस टाइम पे, पर अगर हमें उस चीज का फीडबैक मिल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये क्यों गलत हो रहा है, तो इससे हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो चीज हमारी गलत होती है, अगर उस चीज के बारे में हमें फीडबैक मिला तो हमने उस पर ध्यान दिया, और उस चीज को हम फिर कभी नहीं भूलेंगे जो हमने गलत किया था पहले, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी सामग्री होती है, जो शिक्षण सामग्री होती है उसकी, मतलब कह सकते कंटेंट होता है, उस पे उसकी महारत हो जाती है, ठीक है। इमीडिएट कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स
provides reinforcement to the learners and encourages to the learners to proceed further। मतलब परिणामों की तत्काल पुष्टि शिक्षार्थियों को सुदृढ़ीकरण प्रदान करती है और शिक्षार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब एकदम से अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए थे वो सब सही है, उनके सारे सही हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका कह सकते हैं कि वो आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि देखो हमारा ये भी हो गया तो हम आगे भी पढ़ेंगे और आगे भी अगले जो कह सकते हैं एग्जाम होगा हमारा उसको भी क्लियर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है इसका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का फायदा। ये वाला क्लियर हो गया सभी को? जी मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, यानी एक अनुदेशात्मक कार्यक्रम विकसित करना बहुत कठिन है। मतलब ये बहुत कह सकते हैं बहुत आसान चीज़ नहीं है कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, बहुत पैसे भी लगते हैं, तो मतलब बहुत टफ टास्क है ये, ठीक है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, इसे शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। मतलब जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं हम उनको इस मेथड से नहीं करा सकते। अब पहली बात तो वैसे आजकल के बच्चों को तो ये सारी चीजें यूज करना आता है, लैपटॉप वगैरह, पर अगर इन जनरल में बात करें कुछ कुछ बच्चों को अगर नहीं भी आ रहा है तो उन बच्चों के लिए ये मुश्किल होगा। वो खुद से उसको, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि जो टीचर बताते हैं हमें बस वो याद करना है, तो उनके लिए ये थोड़ा टफ हो सकता है कि उनको इस चीज़ से समझ ना आए, फिर उनको जो चीज़ें आगे आगे उसके स्टेप्स होंगे उनको नहीं करना हो उस तरीके से। तो प्राइमरी लेवल पे हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये किसका ड्रॉबैक हो गया। फिर है लर्नर मोटिवेशन में गेट डिमिनिश्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। मान लो ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा गलत कर रहा है, उसने एक बार गलत किया, दो बार गलत किया, तीन चार बार गलत हो गया उससे, तो फिर उसका मन नहीं करेगा आगे पढ़ने का, वो फिर से पूरी तरह से जो उसकी प्रेरणा है वो खत्म हो जाएगी कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसका ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर हम बात करें एक टीचर हमारे साथ है और एक हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है। तो टीचर कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करेगा ना कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होता है, कई बार हम फेल हो जाते हैं लेकिन उससे भी हम सीखते हैं, पर वो चीज़ ऐसा नहीं कर पा रही है तो बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से। फिर है देयर इज नो चांस फॉर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, मतलब छात्रों की रचनात्मकता के लिए कोई मौका नहीं मिलता है इससे, क्योंकि उनको कुछ नहीं है, उनको पढ़ना है, एग्जाम देना है, अगला टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम देना है। उनको ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग में हो रहा था कि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं बढ़ रही है, उनको खुद से दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है इस चीज़ में कि उनको टॉपिक दिया अब सोचो इस बारे में और बताओ, नहीं ऐसा नहीं है, उनको जो दिया जा रहा है सामने स्क्रीन पे उनको बस वही करना है, तो इससे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं बढ़ती है। ठीक है। In absence of the teacher, students may spoil the disciplinary tone of the class or they will be helpless when any problem arises। मतलब शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा का अनुशासनात्मक माहौल बिगाड़ सकते हैं या कोई समस्या आने पर असहाय हो जाएंगे। पहला क्या है इसमें कि अगर टीचर नहीं है क्लास में, बच्चे खुद से कर रहे हैं, टीचर कहीं चले गए या उनको ऐसा है कि उन्होंने बोल दिया आप खुद से करो, ठीक है, तो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी तरह से डिसिप्लिन बिगाड़ देंगे, क्लास का शोर मचाने लगेंगे, कुछ कुछ करने लगेंगे, औरों को भी डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेंगे जो बाकी बच्चे होंगे। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है अगर उनको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है या कहीं फंस गए हैं वो लोग, तो अगर टीचर नहीं है तो ये उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है कि बिल्कुल उनको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल असहाय हो जाएँगे वो उस टाइम पे। तो ये भी कहीं न कहीं इसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो बताइए ये वाला क्लियर है सभी को? जी मैम। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, एक बार मैं इसका रिवीजन करा लेती हूँ जो हमने आज पढ़ा। हाँ जी।
आज हमने पढ़ा रोल प्लेइंग से। रोल प्लेइंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हम कैसे अब भूमिका निभाना। इसमें वही होता है कि जैसे कह सकते हैं कि आज के समय में हम पुरानी चीज़ों को दिखाना हो तो उस चीज़ का हम एक ड्रामा सा बना लेते हैं और बच्चों को इसमें रोल प्ले करना होता है। मान लो हमें वही, जैसे मैंने एग्जांपल पहले झांसी की रानी का दिया था, तो कोई झांसी की रानी बन गई, कोई और सारे उनके मंत्री वगैरह हो गए, सैनिक सिपाही जो जो थे वो बन गए। तो रोल प्लेइंग के जरिए भी हम शिक्षण करवा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे देखा था इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, कि मतलब ये छात्रों को बिल्कुल प्रेरित और संलग्न रखता है, कि मोटिवेट होते हैं इससे और एंगेज रखता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, प्रोवाइड रियल वर्ल्ड सिनारियोज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, मतलब छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रदान करता है। अगर कोई चीज़ हमारे, मान लो कोई टॉपिक दिया है हमारी बुक में, तो हमने बस पढ़ा है, लेकिन अगर उसको हम ड्रामा के जरिए बच्चों को करवाएंगे तो उनको वो सच जैसा लगेगा कि ये सच में हमारे सामने हो रहा है, वास्तविकता जैसा लगेगा। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीयर्स, यानी साथियों के आलोचनात्मक अवलोकन के अवसर को प्रदान करता है। फिर अगला हमने देखा था कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इसके लिए काफी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। कोई हमें ड्रामा करना होगा तो उसके लिए संसाधन लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसकी लिमिटेशन है। फिर है इन लार्जर क्लासेस, मतलब बड़ी क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को ही मौका मिलेगा, बाकी सब इसमें निष्क्रिय रहेंगे। ठीक है, ये था। उसके बाद हमने अगला देखा था सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स टेक्स प्लेस इन कंडीशंस दैट आर कॉल्ड सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस, मतलब अगर पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों को हमें प्रशिक्षण देना है तो उनको वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जैसे कि रियल फ्लाइट में होती है, सच वाली फ्लाइट में होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सिमुलेशन। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्या क्या है। इससे क्या होता है, इट अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक एक्यूरेट एजम्पशन, मतलब विद्यार्थियों को सटीक अनुमान लगाने की अनुमति देता है, कि विद्यार्थियों को पता चलता है अगर सिमुलेशन के जरिए हमने उनको कुछ बताया है तो उनको एक अनुमान लग जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज होती है, ये हमें करना होता है। ठीक है, फिर है रियल लाइफ सिचुएशन कैन हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड सिमुलेशन इज गुड वे टू सेफली एंड इफेक्टिवली टीच दीज आउटकम्स, मतलब जो हमारी वास्तविक जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां होती है तो उनको अगर हम सिमुलेशन के जरिए बताएं तो वो बहुत अच्छे से हम उनको समझा सकते हैं और बच्चों को भी वो समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। नो मैटर हाउ एक्यूरेट द लर्निंग सिमुलेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि कितना भी बहुत सटीक हो सकता है सिमुलेशन, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एरर रहने की संभावना होती है। फिर था द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सिमुलेशन इज मेंटेनेंस एंड अपडेट्स कैन बी कॉस्टली, मतलब उसका रख रखाव और जो अगर कुछ अपडेट आता है सिमुलेशन सामग्री में तो वो थोड़ा महंगा हो सकता है, तो उसके लिए पैसे लग सकते हैं बहुत ज्यादा। ये हो गए थे इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। फिर आगे हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन हमें जिसे कह सकते हैं। मतलब ये हमने एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा था कि जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते थे, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के रूप में समझ सकते हैं कि वो क्या होता था। इसमें द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरिड इन अ सिस्टमेटिक वे, मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो एक व्यवस्थित ढंग से चलती है। ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा है कहीं से भी, नहीं, उसका एक सिस्टम होता है। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें वर्बल एक्सप्लेनेशन भी होती है, हम मुंह से भी बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं बस करके दिखा रहे चुपचाप सारे मूक बने खड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड विद द लाइव डिस्प्ले ऑफ यूजिंग एपरेटस फॉर प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज, और जो भी सारे कह सकते हैं कि एपरेटस है या जो जो हमारे ऑपरेटर्स ही हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, तो उसका हमें उपयोग करने का बताया जाता है, जो उपकरण होते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करने की ये विधि भी हमें बताई जाती है, मुंह से भी बोला जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है कि ऐसे ऐसे करते हैं। ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। फिर हमने देखा था इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है। इट हेल्प्स अ स्टूडेंट्स इन हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब हमें गहरी समझ होती है किसी भी विषय के प्रति, जिस चीज में हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट में, उस विषय के प्रति बच्चों की जो समझ होती है बहुत गहरी होती जाती है इसकी मदद से। इट हेल्प स्टूडेंट रिमेन एक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं, ऐसा नहीं है
कि उनको नहीं समझना है या नहीं समझ रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है, नहीं। इस चीज़ को बिल्कुल सक्रिय रहते हैं कि प्रैक्टिकल चल रहा है, नहीं हमें सीखना है, तो उनका ध्यान पूरा उस तरफ भी होता है कि कुछ नया भी हो रहा है, इस वजह से भी होता है, ठीक है? इट अकाउंट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब जो चिंतनशील सोच हम जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके सिद्धांतों का वर्णन करता है। और क्या है? इट हेल्प्स इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी, मतलब छात्रों में खोज की भावना जगाने में यह मदद करता है। इट इम्पार्ट्स मैक्सिमम लर्निंग टू स्टूडेंट्स, मतलब यह छात्रों को अधिकतम शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हमें देखने से करने से बहुत ज़्यादा समझ आता है, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। फिर है इट हेल्प्स टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर टॉपिक एमंग स्टूडेंट्स, मतलब ये छात्रों के बीच विषयों के प्रति रुचि पैदा करने में मदद करता है। जो भी हमारा विषय है उसमें हमारी रुचि बनी रहती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की वजह से। फिर देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट बेनिफिट विद द डायरेक्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब स्टूडेंट्स को मतलब डायरेक्ट या पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता अगर टीचर कर रहे हैं, तो अगर टीचर खुद से ही कर रहे हैं, बच्चे उसमें भागीदार नहीं है, वो बस देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसका ड्रॉबैक है कि बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इट कैन बी कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स कॉस्टली मटेरियल, मतलब ये महंगा हो सकता है क्योंकि जो सारी भी चीजें अपरेटस या उपकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो सारी चीजें काफी महंगी आती है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें काफ़ी महँगा पड़ सकता है, ठीक है? इट कैन बी अ टाइम कंज्यूम, मतलब इसमें काफ़ी समय लग सकता है। अब कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन करके, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है, ठीक है? फिर है देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड टीचर टू कैरी आउट द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कहीं न कहीं अनुभवी शिक्षकों की कमी हो सकती है इस चीज़ को कराने के लिए। ओनली फ्यू गेट अपॉर्च्युनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, मतलब कुछ ही लोगों को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है पूरी क्लास ही करेगी। छोटी क्लासेस में हो सकता है पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर बहुत बड़ी क्लास है, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है? फिर आगे हमने देखा था असाइनमेंट्स क्या होते हैं। असाइनमेंट्स में यही होता है अ पीस ऑफ एकेडमिक वर्क और टास्क, मतलब कोई भी शैक्षणिक कार्य हो सकता है या कार्य का एक भाग बच्चों को जो दिया जाता है। इससे क्या-क्या होता है बच्चों को? इट प्रोवाइड्स अपॉर्च्युनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, प्रैक्टिस एंड डेमोंस्ट्रेट दे हैव अचीव्ड द लर्निंग गोल्स, मतलब उनको सीखने, अभ्यास करने और प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है कि उन्होंने सीखने के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, मतलब जो उनका गोल था वो उन्होंने हासिल कर लिया है असाइनमेंट्स के ज़रिए, ठीक? फिर क्या था कि मतलब असाइनमेंट किसी भी प्रकार के विषय पर तैयार किया जा सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि छात्र केवल किताबों से नकल ना करें, मतलब उनको कुछ अलग दो, जो उनको बुक्स में ऐसा ना हो कि पूरा बुक से छाप कर आ जाए, ठीक है? ये हो गया हमारा असाइनमेंट। फिर हमने देखा था इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या-क्या है। तो सबसे पहले है इट हेल्प स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब छात्र इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है? फिर था इट हेल्प्स शार्पन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मतलब जो भी छात्रों की समझ है, विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने वाली क्षमता है, वो सारी इससे बढ़ती है, तेज होती हैं, ठीक है? इट हेल्प्स इन द इनकलकेशन ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब यह छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि क्रिएटिविटी आती है अगर हम असाइनमेंट्स देते हैं बच्चों को, तो अगर वो ईमानदारी से करे, ऐसा नहीं कैसे कॉपी करे, ठीक है? फिर इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि बच्चे एक दूसरे का मटेरियल कॉपी कर सकते हैं अगर छात्र जो असाइनमेंट है उसको हमने अच्छी तरह से प्लान नहीं किया हो, ठीक है? फिर हमने देखा था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कह सकते हैं क्रमादेशित निर्देश। इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है कि जिसमें हम पहले बच्चों को कोई भी टॉपिक करवाते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अगर पास होते हैं, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो हमें उसका फीडबैक मिलता है कि देखो तुम्हारा इस वजह से गलत हो गया है। तो दोबारा से हमें वो समझना होता है, फिर दोबारा से एग्जाम होता है, पास होते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं, फिर वैसे ही रिपीट होता है, ठीक है? फिर था इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हो सकते हैं। दिस एन्श्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी सब्जेक्ट, मतलब इसमें सक्रिय भागीदारी होती है छात्रों की और किसी भी सब्जेक्ट के लिए यह बहुत अच्छा माना जाता है। फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू रॉन्ग आंसर सो दैट लर्नर इज एबल टू डेवलप मास्टरी ओवर द कंटेंट, मतलब फीडबैक मिलता है, अगर सही हो रहा है तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन गलत है तो हमें उसका फीडबैक मिल रहा है, तो इस वजह से बच्चे कहीं न कहीं जो उनको कंटेंट होता है उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हैं। Immediate confirmation of the result provide reinforcement to the learners and encourages to learners to proceed further, मतलब परिणाम एकदम से आ जाते हैं तो इससे बच्चे क्या होते हैं कि मोटिवेट होते हैं आगे की
शिक्षा के लिए कि हमें इससे आगे भी बढ़ना है। फिर हमने देखी थी कि इसकी सीमाएँ क्या-क्या हो सकती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। सबसे पहले तो कोई भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम डेवलप करना बहुत कठिन है, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन हो गई इसकी। फिर है कि प्राइमरी लेवल पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, छोटे बच्चों को हम इस मेथड के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते हैं। लर्नर की मोटिवेशन कम हो सकती है कुछ समय बाद, अगर वो गलत ही करे जा रहा है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं इससे उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। फिर इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए कोई भी मौका नहीं होता है, क्योंकि बच्चे खुद से नई चीज़ के बारे में या नए तरीके से नहीं सोच पाते हैं, उनको बस वो करना होता है जो दिया गया है, ठीक है? अगर मान लो हमारे टीचर ही अनुपस्थित है क्लास में, वो किसी वजह से नहीं है, तो कहीं न कहीं बच्चे जो उस क्लास का डिसिप्लिन है वो खराब कर सकते हैं, या अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बिल्कुल असहाय महसूस कर सकते हैं। तो बताइए ये वाला क्लियर हुआ जो आज पढ़ा हमने सभी को? जी मैम। ठीक है जी। ये कल हमारा खत्म हो जाएगा, तो मैं कल ही इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो आज क्लोजिंग प्रेयर कौन करवाएँगे? हर्षलता जी क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। अच्छा, प्रियंका पांडे जी करवा दीजिए आप। यस मैम। Join your hand, close your eyes. ओम का उच्चारण करेंगे 2 टाइम्स, फिर शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम आप सभी को। थैंक यू हर्षलता जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम हाँ जी। मैम ये लास्ट वाला प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में नहीं आया, मतलब अगली क्लास में समझा सकते एग्जाम्पल के साथ?